जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर एक बार। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी वाले बच्चों ने, आप यहां देख सकते हो, एसएससी जीडी वाले बच्चों ने बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट की, एक डिमांड की कि सर हमको मैथ्स पढ़ना है, हमको एसएससी जीडी निकालना ही निकालना है। तो दोस्तों, अगर किसी को इतना भरोसा है कि वो हमसे ये चाहता है कि भाई एग्जाम निकालना ही है सर, व्यवस्था करना आपका काम है, उसके लिए हमने खूब घूमे दोस्तों, लेकिन हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाना था, इसलिए जरा सा लेट हो गए। हालांकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन वक्त कम में भी आपको मैक्सिमम आउटपुट देने वाले व्यक्ति से आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा दोस्तों। और मैथ से संबंधित कोई भी समस्या होगी, मैंने इसीलिए लिखा है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, क्योंकि ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 8-9 इयर्स, 8 से 9 साल के एक्सपीरियंसों के बाद, बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाने के बाद, इसलिए मैंने उसी व्यक्ति को चुना जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो एसएससी जीडी में दोस्तों फिलहाल क्या करना है, टाइम बहुत कम है, सारा सिलेबस आप कर नहीं पाएंगे, हमको प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, तो प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे, एक भी प्रैक्टिस सेट छोड़ना नहीं है एसएससी जीडी का। और हम जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, कि जब कोई आयोग एग्जाम बनाता है तो आपको उस आयोग के एग्जाम के लेवल पे ही जाना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। मेरे को सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बच्चों के एग्जाम निकलते हैं, इसलिए हम ये जो है लोहा गर्म है, क्योंकि आखिरी वक्त है। अब प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर के, आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, अगली आवाज उन्हीं की होगी, मिस्टर धनंजय सर, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। साथियों, वही आपसे अब इंट्रोडक्शन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ को लेकर, और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग यूट्यूब पर। टाइम की कमी है तो ये सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि क्वेश्चन इसी का बेस पर रिपीट होते हैं। रिपीट नहीं होगा तो टाइप वही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल जाती हैं, मैथ में बहुत कुछ चेंज नहीं होता। भाई लैंग्वेज बदलती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदलती हैं, पर क्वेश्चंस के टाइप बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते। इसलिए अगर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छा कमांड है तो हमें लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, मैथ्स को शुरू करने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये हम लोगों की केवल एक थिंकिंग है कि हमें सर इतने टाइप के क्वेश्चन बताए गए थे उस चैप्टर से, उतने टाइप के बताए गए थे, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर को लेकर क्लियर है और हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ना सही, अच्छी भी है, तो हम लोग मैथ के सेक्शन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने ट्रिक्स और नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये हम लोगों का 2019 का पेपर है, फर्स्ट सेट पेपर था। पहला ही क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो ये एवरेज चैप्टर से था। अब अगर हम लोग बात करें एवरेज के बारे में ही, तो चैप्टर के लिए सीधी सीधी बात है, हर क्वेश्चन पर एक अलग फॉर्मूला गिवन है। अगर हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है तो हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्वेश्चन को देखते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। If the average of 5 observations A1, A2, A3, A4 and A5 is n, then what is the average of 5 new observations? यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस जगह पर ये जो 100 लिखा हुआ है, ये हम लोगों का A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 एंड A5 माइनस 100। भाई बनाने वाले मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि इंसान ही है, गलतियां भगवान से नहीं होती, इंसान से होती ही हैं। तो इन छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर ध्यान ना देते हुए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमें पता है एवरेज का कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन को देखें तो हमें दिख रहा है ये कितने ऑब्जर्वेशन है, भाई 5 ही तो है, और इनका एवरेज हमको दिया गया है n। एवरेज गिवन है, नंबर गिवन है, क्या हम सम निकाल सकते हैं? तो हमें पता है उनका सम सीधा सीधा कितना बन जाएगा, 5n।
नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाते हैं। न्यू ऑब्जर्वेशंस को अगर हम देखते हैं तो A1, A2, A3, A4, A5 ये तो पांचों अवेलेबल ही है। जब हम ऐड करेंगे तो फिर से वही बात है कि ये बन जाएगा फिर से है, क्योंकि इसका एवरेज गिवन था, और चूंकि हमें इनका सम लेना है तो ये हमारा सम हो जाएगा 5n, और ऐसे ही जब हम माइनस के 100 को 5 बार जोड़ते हुए चलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 500। टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, डिवाइड कर दो 5 से तो हमें हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा n-100। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक तरह से ये 2D मेंसुरेशन का मान लेते हैं, मान के लेते हैं उसी का ही होता है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो वर्ग होता क्या है, हम जानते हैं कि वर्ग एक ऐसा हम लोगों का चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब आप इसके विकर्ण को निकालेंगे, यहां पर अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री होता ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये होता है a√2। विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दी गई 10√2, मतलब a√2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी गई है 10√2। यहां से हमें a पता चल गया 10 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a² निकाल लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया राजेश goes to his office at the speed of 25 km per hour and returns to his home at the speed of 20 km per hour. If he takes total 9 hours, then what is the distance between his office and home? अच्छा, ये एक तरह से देखा जाए तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टॉपिक है, और जब भी बात एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की होती है तो बहुत ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैक्सिमम आपकी जनरल नॉलेज पर चलेगा। जनरल नॉलेज कैसे, क्वेश्चन है आप अपनी तरफ से अगर कुछ भी मान लें तब भी आंसर आते हैं। जैसे एक तो हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझ लेते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चले तो क्या चलेगा, पूछा क्या गया डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम, पता तो है नहीं, मान लेते हैं 3 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक। घर से ऑफिस गया कितना टाइम लग जाएगा, d/25। चेंज क्यों नहीं किया, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में। ऑफिस से घर पे वापस ले आओ उसको, कितना टाइम लग जाएगा, d/20। टोटल टाइम ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें दिया गया है टेक्स टोटल 9 आवर्स, तो टोटल टाइम हम लोग यहां कैलकुलेट कर देते हैं, ये होना चाहिए 9 के इक्वल। यहां से हम लोग बड़े आराम से सॉल्व करके अपने डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं, तो वो सबको पता है कि नीचे एलसीएम ले लो और कैलकुलेट कर दो, तो ये हम लोगों का बन जाएगा 4d + 5d इक्वल्स टू 100 × 9, 5 4 9, तो d इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, मीन्स आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, बात यह है कि अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते सर, हमें कुछ और चाहिए, तो ठीक है कुछ और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जहां आपने ये डी माना है इस जगह पर कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे, 10 20 50 100 500 जो मन करे। अब रीजन है कि अगर हम कहते हैं इस पे 100 मान लो, तो आपका सीधा पहला जवाब होगा कि सर 100 ही तो आंसर अभी आपने निकाला है, इसलिए आपने 100 मान दिया और आंसर कैलकुलेट कर दोगे। पर ऐसा कोई रीजन नहीं है 100 मानने का। 100 मानने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि हम लोग यहां पर वो चीज मानते हैं जो इनका इजी एलसीएम हो, जो हम लोगों को गिवन है उसका एलसीएम हम नॉर्मली मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। अगर डेसिमल में नहीं जाएंगे
तो आंसर इजीली निकल आएगा। आप 100 की जगह 200 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर हर जगह से वही आएगा। पैटर्न सेम रखना है क्या? घर से ऑफिस भेजो 25 की स्पीड से जा रहा है, ऑफिस से घर पे वापस लाओ 20 की स्पीड से आ रहा है। डिस्टेंस हम लोगों ने 100 मानी ही है। टाइम लगना चाहिए यहां पर 4 घंटे का, यहां पर लगना चाहिए 5 घंटे का। टोटल टाइम हमें दिख रहा है 9 घंटे, और चूंकि 9 ही गिवन था तो आंसर 100 ही होगा। आप 200 मान लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे? 25 से भेजो 20 से वापस लाओ 8 घंटे, ये वाले 10 घंटे, तो 18 घंटे में जब वो चल रहा है 200 किलोमीटर, तो 9 घंटे में कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। तो बात वही है, आप कुछ भी मानेंगे आंसर तब भी सही आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर कुछ और मान लेंगे तो आंसर बदल जाएगा। निकालने के लिए हम और भी निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज स्पीड निकाल लो, और अगर स्पीड निकल आएगी, टाइम आपको गिवन है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इजीली वो चीज निकल आएगी। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड निकालें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ मजा भी आएगा। आंसर आपको सोचना है कि आखिर आंसर होगा क्या, और मैं कह रहा हूं कि वो सही है, आपको बताना है वो सही कैसे। जैसे एवरेज स्पीड के लिए हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, यही होता है। अप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 25 इंटू 20 अपॉन 45, 25 प्लस 20 45। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है कि भाई काट दो, तो देख लेते हैं 200 अपॉन 9। हम लोगों को जो एवरेज स्पीड मिल रही है वो मिली 200 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इक्वल टू है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड निकल के आई 200 अपॉन 9 और टाइम था 9। काट देते हैं, आंसर आ रहा है 200 किलोमीटर। मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। अब आपको सोचना है ये आंसर सही क्यों है। अभी आप देख चुके हैं इसका एक्चुअल आंसर जो आना है वो 100 किलोमीटर है, पर ये 200 कैसे सही है ये आपको थोड़ी देर सोचना है। वीडियो के एंड तक कहीं ना कहीं इसका जवाब हम आपको जरूर दे देंगे ये सही कैसे है। तब तक आप भी अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएं कि ये क्यों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया ए सम बिकम्स 10,650 इन 5 years, और 6 साल के लिए हमें अमाउंट दे दी गई 11,076। पूछा ये गया व्हाट इज द सम। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमें पता है कि ये बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि जब उसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट तो वो सिंपल ही है। कैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है ये कभी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता से मतलब कोई भी अमाउंट हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए, 5% की हम लोग रेट लगा देते हैं और बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप फर्स्ट ईयर पर चले तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 रुपए। आप सेकेंड ईयर की बात करें तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 रुपए। ध्यान देने की बात यह है कि यहां मत कहने लगना कि सर 2 साल का निकालेंगे, आपने फार्मूला नहीं पढ़ा था पीआरटी अपॉन 100, 2 साल का 10 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना कि मैंने यहां सेकेंड लिखा है, 2 साल नहीं लिखा है। 2 साल नहीं लिखा है, सेकेंड लिखा है, यानी केवल 1 साल का टाइम पीरियड है ये। तो यहां पर भी कितना होगा 5 रुपए। सेम कंडीशन हम लोग यहां पर देखते हैं। हमें मालूम है 5 साल के लिए इतना और 6 साल के लिए इतना। मतलब 1 साल के लिए अगर हमें निकालना है
तो सीधे सीधे 11076 माइनस 10650 कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 400 जोड़ रहे हैं तो सीधे सीधे 11050 पे पहुंच जाएंगे, 26 और जोड़ गए तो 426। 5 साल तक का हमें गिवन है, 6 साल का भी गिवन है, चाहे कुछ भी कर लो। 426 में 5 का गुणा कर दो, ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। और जब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा तो प्रिंसिपल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी अमाउंट हो जाएगी 10,650 माइनस 426 गुणे 5, और इसी को हमें कैलकुलेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन से दिया गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 220 रुपए, आपको गिवन है सीपी 220 रुपीज, और प्रॉफिट आपको गिवन है 20%। पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कुछ नहीं करना है, हमें पता है प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, तो निकाल देते हैं। सीपी 220 है, इसका 120% सेलिंग प्राइस हो जाना चाहिए, देख लेते हैं 264 रुपीज, यही वाला आंसर बन जाएगा। अब ये कैलकुलेशन का खेल है जो हम आपको बता रहे थे कि मैथ में कैलकुलेशन जितनी अच्छी उतनी ही जल्दी आपके आंसर आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत जल्दी का मतलब ये भी नहीं कि एक्यूरेसी पर ध्यान ना दिया जाए। मतलब आपसे कहा गया कि करो साहब 500 गुणे 300, तो आपने कहा सर फास्ट होनी चाहिए, तो आपने तुरंत बताया सर आंसर होगा 200। पूछा कि ये कैसे आ गया, तो सर आपने तो कहा था कि फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी शंकु की ऊंचाई हमें दी गई 16 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या दी गई हमें 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो शंकु क्या होता है तो सबने देखा है, और नहीं भी देखा है तो बर्थडे वाली कैप सबने लगाई, वो शंकु ही है। हमें इसमें गिवन है हाइट, ये दी गई है 16 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मींस ये रेडियस हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। कहा गया इसे पेंट करने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से हमें सारी बातें क्लियर हो रही हैं। पेंट करने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स कौन तो पेंट किए जा रहा बाहर से, क्या चीज पूछी जा रही है, सीधी सी बात है, ये सारा खेल किसका है, कर्व सरफेस एरिया का। ये सारा खेल है कर्व सरफेस एरिया का, और कर्व सरफेस एरिया में पता है पाई आर एल होता है। एल यहां क्या है, स्लैंट हाइट, ये जो दी गई है ये है एल। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग निकाल लेते हैं। L इक्वल्स टू अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, अंडर रूट 256 प्लस 900 अंडर रूट 1156। अच्छी बात अब यह है अंडर रूट 1156 ये किसका अंडर रूट है भाई, ये वर्ग लिखा हुआ है, ये किसका है, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन की ही बात है। निकालने के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जैसा भी पढ़ते रहे, देख लेते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, 4 और 6 का बनेगा, आगे से कंपेयर करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन कंपैरिजन बड़ा निकल रहा है तो सीधी सी बात है छोटे वाली अमाउंट हमारी बनेगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन बड़ा है तो बड़ी वाली अमाउंट बन जाएगी।
तो यहां से हमें मिल रहा है 34 एंड 36, और यहां पर चेक कर रहे हैं इंटू 4, तो ये मल्टीप्लीकेशन चूंकि बड़ा है इससे, तो छोटी वाली नंबर को हम लोग मान लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये है √34 का। अब लगा लेते हैं पाई आर एल में सीधे सीधे। पाई की वैल्यू 5/7 इंटू 30 इंटू 34, और अब ये क्या चीज निकल के आई है? ये निकल के आया कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पेंट करने की दर ये दी गई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 14 रुपए है, तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए हो जाएगी? तो सीधी सी बात है, इसमें इंटू कर दो 30 इंटू 34 इंटू 40, और इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। ये दिख रहा है, तो 22 3 66 660, और 34 2 जा 68, और नॉर्मली हम लोग इसको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट करके बाद में 0 जोड़ दें तब भी आंसर हो जाएगा। तो अगर कर दें तो 8 6 48, और फिर कर लो 36 48 84, और ये 4 बढ़ा दो 84 4 88, 8 और फिर 4 और 4, यानी 44880। तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाता है, जो इसकी लागत है वो हमारी निकल आती है। पर कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि जब भी बात पेंट करवाई जा रही है या कोई भी सरफेस आपसे करवाई जा रही है, तो पहले आपको उसे कैलकुलेट करना ही होगा। डायरेक्ट हम लोग किसी भी चीज को नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन ये लेंथी जरूर है, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीआई का क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको आप देखते ही एक लाइन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब आपसे कहा गया 3 साल में 5 गुनी होती है, इन 3 years 5 times। पूछा गया in how many years will the sum become 120 times of itself। मीन्स आपसे पूछा गया 125 टाइम्स कैसे और कितने ईयर्स में हो जाएगी। इन क्वेश्चंस में आपको देखते ही आंसर देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। कैसे कि हम देख लेते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। तो हमें दिख रहा है 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो जो पावर यहां पर आ रही है उसी का टाइम में यहां मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वही आपका आंसर बन जाता है, मतलब 9 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 5 and 3 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज कॉमन दिख रही है, तो देख लेते हैं क्या दिख रही है। 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो मुझे लगता है यही टर्म बन जाएगा। दूसरा दिया गया 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक तो भाई ट्रेडिशनल मेथड जो हम सभी जानते हैं कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक क्वेश्चन ये है कि एलसीएम क्यों लेते हैं, मीन्स यहां एलसीएम लेने का रीजन क्या है। तो इसका असली रीजन ये है कि एक तरह से इस क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पर कहा गया था कि ये अकेला एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, वहां पर थोड़ी सी लाइन बढ़ जाती है
क्या बढ़ती है वो ये हो जाती है कि एक 6 दिन में 24 कुर्सियां बनाता है, या कुछ भी काम XYZ आप कर सकते हैं। जैसे हम कुर्सियों पर लेकर चल रहे हैं, तो एक 6 दिन में 24 कुर्सी बनाता है, बी 8 दिन में 24 कुर्सी बनाता है, तो दोनों मिलकर 24 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। क्वेश्चन को कुछ इस तरह से फ्रेम किया और हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बचा है। 6 दिन में कोई 24 कुर्सी बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 4। एक 8 दिन में 24 बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, 7। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 24 कुर्सियां बनाने में कितना टाइम लगेगा, 24/7 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर। अच्छा, इस तरह के अगर क्वेश्चन कभी मिलते हैं आपको तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि जब केवल डायरेक्ट दे दिया, ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला इतने दिन में कर रहा है, तो क्या करना है, सीधे सीधे देखो ये कितने दिन में कर रहा है, 6 में, बी कितने में कर रहा है, 8 में, डिवाइड बाई 6 + 8, यही आपका आंसर बन जाएगा। 48/14 कट रहा है, 2 से काट दो, 24/7। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें a + b दे दिए गए होते या b + c दे दिए गए होते या abc दे दिए गए होते तो नहीं कैलकुलेट होता, बिल्कुल होता। पर वहां पर क्या था, जहां ये प्लस लगाया है कहीं पर माइनस हो जाता, कहीं कुछ और होता। इस वजह से केवल और केवल आपसे कहा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन देखे तो ये डायरेक्ट कर देना। और जैसा कि हमने जीडी के जितने भी देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें मुझे मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। एक तो सेट ऐसे थे जिसमें ए बी भी दिए गए थे, सी भी दिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस थे, परंतु मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे इसी बेस पर मिले थे। इसलिए मैंने कहा कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। जरा सा अपने मन से सोचो, कोई एक कमरा दिया गया है हमें, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ कौन सी हो सकती है। तो एक दिमाग में सबसे बड़ी बात आती है, सर छड़ तो वही रखी जा सकती है जो जमीन पे हम डायगोनली लिटा दें। यही तो आता है ना दिमाग में पहली बार कि हम जमीन पर डायगोनली लिटा दें, सर वही सबसे बड़ी छड़ हो जाएगी। तो कभी अगर आप जमीन पर डायगोनली लिटा रहे हैं उसके फ्लोर पर, तो खुद सोचो कि एक तरह से ये उसका जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर ही तो है, और आपने उसे रेक्टेंगुलर डायगोनल बना दिया। पर क्या ये सच में सबसे लंबी छड़ होगी? हमें तो नहीं लगता ये सबसे लंबी होगी, क्योंकि अगर इस छड़ को आप जमीन से थोड़ा सा भी ऊपर उठाएंगे तो स्पेस बचना शुरू हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें, सबसे बड़ी छड़ होगी पूरे कमरे का डायगोनल, यानी वन एंड अपर और सेकेंड एंड लोअर, ये जो लंबाई होगी ये सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। तो हमें चलना है कमरे के डायगोनल की तरफ। यहीं से वो चीज मिल जाती है, रेक्टेंगल पर ही ले लेते हैं। ये हमें मालूम है 90 डिग्री है, ये है, ये भी डायगोनल क्या हो जाता है, √L² प्लस B² बन जाएगा। जब हम कमरे मींस क्यूबॉइड की तरफ आ गए, तो क्यूबॉइड के केस में एक और डायमेंशन बढ़ जाती है, वो है हाइट, उसको भी बढ़ा दो। यही डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है कमरे का, और सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। और कुछ करना ही नहीं है, हमसे कमरे का ही डायगोनल निकलवाया गया था कि छड़ की लंबाई क्या है। लगा दो, 21² प्लस 12² प्लस 16², इसको ऐड करके अंडर रूट ले लेना है और हमें उसका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन में तो वैसे भी कुछ नहीं है, लाभ प्रतिशत को दर्शा रहा है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया देख लेते हैं।
द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट P3 इज 38100। अच्छा, समझने की बात यहां पर एक है, दो वर्ड अच्छे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, और बात है यहां पर प्रॉफिट की। अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीपी और एसपी के बीच का सारा रिलेशन। यहां पर सीपी और एसपी तो यूज किए नहीं है, यहां पर यूज हुआ है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको खुद ही दिखेगा कि सीपी एसपी ही दिए गए हैं। कैसे? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। भाई जो हमने खर्च किया है, भाई व्यय, वही तो बात है, खर्चा। खर्चा क्या होता है, आप कोई भी आर्टिकल खरीदने जा रहे हो, जब आप खरीदने जाते हैं तो खर्चा ही तो करते हैं। तो जो खर्चा कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए वही तो सीपी बन जाता है। रेवेन्यू क्या है, आपने वो आर्टिकल खरीद लिया और उसको सेल कर दो। मान लो आपने 50 रुपए में खरीदा था और 70 रुपए में उसको सेल कर दिया, तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ तो रेवेन्यू जनरेट हुआ कि नहीं। भाई 20 रुपए का प्रॉफिट जो बनाया वही तो रेवेन्यू है। दैट मीन्स अगर रेवेन्यू की तरफ देखें तो एसपी हो गया एक तरह से, और अब हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बचा। कैसे? P3 का रेवेन्यू, P3 ये रहे, प्रॉफिट परसेंट है 27%। सीधी सी बात है, 127 की वैल्यू आपको दी गई 38100, और पूछी कितने की गई, सीपी मतलब 100 की। तो 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38100 अपॉन 127 इंटू 100। तो ये हमें सीधा सीधा 3 टाइम्स करता हुआ दिख रहा है, तो 30,000 हो जाती है। यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में हम सबने बॉडमास पढ़ा होगा। बॉडमास मतलब विनकुलम मींस बार, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इसमें बॉडमास फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर हमें बॉडमास फॉलो करना ही पड़ेगा तो चलते हैं सीधा सीधा ब्रैकेट की तरफ, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में भी हमें 3 मार्क दिख रहे हैं, प्लस, माइनस और डिवाइड। तो कर देते हैं, ये बन गया 2, प्लस कर दो तो 9 होल 1/4, और -2 कर दो तो 7 होल 1/4, मीन्स 5 होल 1/2 माइनस 7 होल 1/4। कैलकुलेट कर दो इसी को, 11/2 माइनस 29/4। कैलकुलेट कर देते हैं तो ये 22 बन रहा है, मीन्स माइनस 7/4। डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ कंफ्यूजन आपको ये हुआ होगा कि हम क्या किए थे कि यहाँ पे 2 निकाला, 6 3 9 कर दिया, कि 9 होल 1/4 -2 कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने की बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें किसी ना किसी वीडियो में ये सामने आ ही जाएंगी कि ये कैसे किया था। जो कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो बनाएंगे उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज प्ले स्टोर पे अब जीतेंगे ऐप पर आपको सारे के सारे ये कॉन्सेप्चुअल क्लास में मिल जाएंगे, जो कि अवेलेबल है। आप वहां से इसे परचेज भी कर सकते हैं, और नहीं तो अभी इतना समय नहीं है क्योंकि जीडी का एग्जाम सिर पर है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यदि सोनू एक कार को 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चला रहा है, पहली चीज ध्यान देने वाली यहीं पर दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 936 किलोमीटर। एक तो कंफ्यूजन तुरंत दूर हो जाना चाहिए कि यहां पर मीटर पर सेकेंड है और यहां पर किलोमीटर। दैट मीन्स या तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको किलोमीटर में। तो सीधा सीधा 20 इंटू 18/4
5। अच्छा, ये 18/5 क्यों गुणा कर देते हैं? 22/23 क्यों नहीं किया, या 17/3 क्यों नहीं किया? 18/5 ही क्यों होता है? इसका रीजन आपको देना है कमेंट में कि ये 18/5 का मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ। 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, पूछा क्या क्या? टाइम। तो निकाल लेते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि अब ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सीधा निकल आएगा 13 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट आ गया, 3 लोग दिए गए हैं, फिर 2 लोग दिए गए और फिर लास्ट में एक का पूछ दिया गया। तो अब इसमें आके अगर उस तरफ चलेंगे तो फिर वो फॉर्मूले बनने लगेंगे जो आपको बताया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड कर दो। तो उस तरफ न जाते हुए जो हम लोगों का बेसिक मेथड है उसी को अप्लाई कर देते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश, 3 लोग दिए गए थे, ये करते हैं 35 से। अनिल और दिनेश ये लोग करते हैं उसी काम को 60 दिन में। पूछा ये गया दीपक अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? एलसीएम ले लेते हैं, तो 420 बन जाएगा। कैसे? 70 और 70 6 42। वन डे बार कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 और ये 7। अब यहीं से बात समझनी है कि अब ये ना कर देना कि 12 7 1900 जोड़ दिया और कैलकुलेट कर दिया पूरा। क्वेश्चन पर ध्यान दो, कहा क्या गया? दीपक अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। मतलब हमें पता करना है दीपक के बारे में। ध्यान दीजिए, हमें पता है अनिल, दीपक और दिनेश एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकते हैं? 12। अनिल और दिनेश एक दिन में बना सकते हैं 7। तो ये जो इनका डिफरेंस मींस 5 चुक चेयर्स है एक्स्ट्रा, ये कौन बना रहा है? सीधी सी बात है, दीपक ही तो बना रहा है। तो अगर हमें पता चल गया कि दीपक एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है तो वो 420 कितने दिन में बनाएगा? 420 डिवाइड बाई 5 मींस 84 डेज। सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पाई चार्ट के में वो डीआई के में बार चार्ट दिया गया, बहुत सिंपल सी बात दी गई। कहा क्या गया? क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम। मिठाई S4 में कितनी चीनी का उपयोग किया गया है? ये जो चीजें हमें दी गई हैं ये स्वीट्स है, और ये जो चीज है ये है चीनी का परसेंटेज। S4 की बात की गई, S4 में हमें दिख रहा है 18% है चीनी। सीधा सीधा 150 का 18% कैलकुलेट कर दो तो निकल आएगा 27 kg। यही आंसर हो जाएगा कि भाई 27 किलो चीनी यूज हुई। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जीडी में, बस देखने में लगता है कि भाई इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई थी, डायग्राम भी बने हुए, तो टेंशन में आ गए कि क्वेश्चन बहुत टफ है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bag has 420 rupees in the denomination of rupees 1, 2 and 5 coins। मतलब कहा गया कि एक बैग में 420 रुपए हैं और किस फॉर्म में है? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के फॉर्म में। पूछा यह गया कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है यदि इनका अनुपात है 8:5। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। दिया गया रेशियो 8:5। टोटल रुपए कितने हैं? 420। क्वेश्चन की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि हम केवल इस नोट पर बात करते हैं जो पहला गिवन है। ये सिंगल नोट है, इस पर ही बात कर लेते हैं। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, दैट मीन्स ये 8 रुपए होने चाहिए। 2 रुपए के 1 सिक्के हैं, दैट मीन्स
ये 2 रुपए होने चाहिए। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब ये 25 रुपए होने चाहिए। अगर हम टोटल देखते हैं तो ये कितना बन रहा है, 35 रुपीज, यही बन रहा है। तो हमें समझ में आया, अगर हम सिंगल लॉट पर ध्यान देते हैं तो टोटल 35 रुपीज बन रहे हैं और हमें पहुंचाने कितने हैं, 420। तो देख लेते हैं 35 और 420 में कितने का रिलेशन है। तो अभी अभी तुरंत टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी देख के आए थे, 12 का रिलेशन है, ये 12 गुना है। बस निकाल लेते हैं, किसका निकालना था, 5 के सिक्के निकालने थे। तो 5 into 12 मतलब 60 पॉइंट्स, यही आंसर हो जाएगा डी। पूछा जाता 2 रुपए के कितने हैं, तो सीधा सीधा 2 रुपए के 12 ही हैं। 1 रुपए के पूछ देते तो 12 into 8 144 कर देते। ओ सॉरी, अगर 1 रुपए पे पूछते तो सीधा सीधा ये 96 कर देते। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है सिक्कों वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। बस समझने की बात इतनी है कि आप सिंगल नोट पर देख लो कितने रुपए बन रहे हैं और टोटल से क्या रिलेशन दिखा रहा है, और उसी रेशियो पर हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है, 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। शिक्षक काफी हल्का लग रहा है, देखते हैं अभी। यदि प्रारंभिक औसत 22 छात्रों के समूह का भार 31 किलोग्राम था तो शिक्षक का भार कितना है। अच्छा, एवरेज चैप्टर के लिए एक तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले मैं भी आपको बताए थे, या तो कॉन्सेप्ट पर चल लो या फिर फॉर्मूले रख लो। अब अगर आप फॉर्मूले की तरफ आओ तो बहुत इजी है, तुरंत a प्लस n इंटू डिफरेंस कर दो, आंसर निकल आएगा। ए से मतलब है हमारा कि न्यू एवरेज कितना हो जाता है, 31 था, एक बढ़ गया मीन्स 32 हो गया। एन मतलब नंबर ऑफ बिगनिंग, तो बिगनिंग में जो नंबर थी वो थी 22 मीन्स 54। सीधा सीधा हमें आंसर दिख रहा है 54। लेकिन अब अगर इसी में 1 किलो कम कर देते तो फिर यहां पर माइनस हो जाता। इसी में 2 चीजें बढ़ा देते कि एक नंबर एक्सक्लूड हुई या फिर हम गलत नंबर कैलकुलेट कर गए थे। जैसे इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब हमने कुछ संख्याएं जोड़ी तो हम 45 की जगह 54 को ऐड कर गए या 54 की जगह 45 ऐड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में फिर फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो बेहतर है आप कॉन्सेप्चुअल बात पर चलें। कैसे, हमसे कहा गया 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। ये समूह का औसत भार आपको ऑलरेडी दिया गया था 31 केजी। दैट मीन्स अब कितना हो गया 32 केजी। बढ़ता क्यों है, जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। मतलब अगर शिक्षक को शामिल किया गया, टोटल लोग थे 22, शिक्षक भी शामिल हुआ तो टोटल हो गए 23। छात्रों पे आ जाओ, 31 इंटू 22, यही इनका टोटल है। अगर ये शिक्षक समेत टोटल में से केवल छात्रों के टोटल को माइनस कर दें तो हमें शिक्षक का वजन मिल जाएगा या नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल चले, ज्यादा बेहतर है 54 केजी। बस यही है कि ये शिक्षक मेरे जैसा नहीं था, नहीं तो इंटू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यूबी का रेशियो दिया गया 4:7 और VW में दिया गया 97। यू दिया गया है 72 और पूछा गया W का मान क्या। दो के बीच में रेशियो दिया गया है तो हमें पता है कि सबसे पहले इस रेशियो को हमें 3 में कन्वर्ट करना ही होगा। तो कर लेते हैं सीधा सीधा। यूबी और डब्ल्यू में है, यहां पर हमें बी की वैल्यू 7 दिख रही है और यहां बी की वैल्यू 9 दिख रही है। हम हमेशा ऐसी कंडीशंस में ये देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में जब बी कॉमन दिख रहा है तो इनकी वैल्यूज को बराबर कर देते हैं। यानी अगर हम 9 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दें और 7 का यहां पर कर दें तो बी की वैल्यू सेम हो जाएगी और वही तीनों में रेशियो बन जाएगा। तो 9 4 जा 36, रेशियो 63, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो
तो 63 बन ही रहा है, जो कि हमें मिल चुका है ऑलरेडी। 7 into 7 49। मतलब यूवीडब्ल्यू में सीधा सीधा रेशियो में मिल गया 36, 63 एंड 49। वैल्यू हमें दी गई है यू की 72, यू बी और डब्ल्यू। हमें इसकी वैल्यू दी गई है 72। मींस 36 की वैल्यू अगर 72 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। पूछी कितने की गई, W का बताओ। तो 49 into 2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 98। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कहा गया पी क्यू से 40% कम है। पी क्यू मान लेते हैं क्यू 100 है। अब ये आप कमेंट में बताएंगे कि हमने क्यू को ही 100 क्यों माना, पी को क्यों नहीं माना। इसके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बस अपने मन से कह दिया कि क्यू 100 है कि पी 100 है। ये कह देने से नहीं होता है। हर चीज में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है और कोई ना कोई रीजन है। और ये आप बताएंगे कि क्यू को ही 100 क्यों माना। क्यू अगर 100 है, पी कहा गया कि क्यू से 40% कम है, दैट मीन्स पी कितना हो गया 16। पूछा गया क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। देख लेते हैं कितना अधिक है। तो 40, बात हो रही है इंक्रीमेंट परसेंट की, तो डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कर देते हैं। 200/3 और हमें मालूम है कि 1/3 या 100/3 जो परसेंटेज चैप्टर पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि 33.33 वैल्यू है। तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइन चार्ट दिया गया है। दिए गए लाइन चार्ट किसी देश के लगातार 5 वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। Y3 की बात हो रही है, मतलब इसकी। कहा गया कि एक्सपोर्ट है इसका 35,000 करोड़। यहां कंफ्यूजन की बात यहां आती है कि सर Y3 की बात तो की गई और इन्होंने कह दिया आयात निर्यात के अनुपात। यहां अनुपात कहां दिख रहे हैं भाई, ये तो सीधे सीधे डेसिमल वैल्यूज लिख दी है, यहां अनुपात कहां दिख रहे हैं। तो अगर अनुपात नहीं दिख रहे हैं तो आप लोग बना भी तो सकते हैं। इंसान बनाया गया है तो क्रिएटिविटी तो है। देखते हैं कैसे बन सकते हैं। 1.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दो, रेशियो मिल गया। सीधा सीधा हमें पता चल गया। अब पता क्या चल गया वो यहां दो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मींस 11 है इंपोर्ट और 10 है एक्सपोर्ट। पूछा क्या गया कि if the export of year Y3 is 35,000 crore, then what will be the import in crores for the year Y3। मतलब आपको जो वैल्यू गिवन है वो एक्सपोर्ट की गिवन है। एक्सपोर्ट मतलब 10 की। 10 की वैल्यू आपको दी गई 35,000, तो 11 की निकाल दो सीधा सीधा। तो कर दो, एक तो यहां से उठाई देते हैं। तो 3500 इंटू 11, तो सीधी दिख रही है यार 38,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। छूट दी गई है, बात हो रही है डिस्काउंट की। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर जब आप पढ़े हैं तो आपको यह पता होगा कि जो डिस्काउंट दिया जाता है ये कब दिया जाता है या कहां दिया जाता है। क्या ये कॉस्ट प्राइस पर दिया जाता है। भाई जैसे सेल लगी, आप मॉल में गए या कहीं भी चले गए तो वहां पर लिखा हुआ है बम्पर डिस्काउंट। तो बम्पर डिस्काउंट का मतलब क्या लगता है आपको कि वो कॉस्ट प्राइस पर छूट देगा। मतलब अगर किसी दुकानदार ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, ये खरीदी, तो आपको क्या लगता है कि वो 100 रुपए पर डिस्काउंट देगा। कभी नहीं देगा। उस आर्टिकल पर प्रिंट होगा
150 रुपए या 200 रुपए, 250 रुपए और कितना भी हो सकता है, तो 500 प्रिंट हो, और वो डिस्काउंट दिया जाएगा आपको प्रिंट रेट पर। जो उस पर मार्क प्राइस होगा हमेशा डिस्काउंट उस पर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर कभी डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस पर कभी भी डिस्काउंट दे दिया तो हर कंडीशन में लॉस ही होगा, फिर कभी प्रॉफिट नहीं होगा। 15% के डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा गया, आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस हमें मिलता है वही सेलिंग प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद ही तो वो बेचता है, तो वही प्राइस है सेलिंग प्राइस। मतलब हमें 85 की वैल्यू गिवन कर दी गई 4777। पूछा क्या, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 4777 अपॉन 85 इंटू 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। पेपर आपको देना है, हमको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तो सॉल्व करके आए, जस्ट वही क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5/3 है और ये 1/3 है, तो आई थिंक 5/3 ही होना चाहिए। हाँ 5/3 ही होगा, वही है। बॉट मास पे चलते हैं। सबसे पहले विनकुलन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ब्रैकेट ही दिख रहा है, ब्रैकेट पे आ जाते हैं। और ब्रैकेट के अंदर भी 3 मार्क, प्लस माइनस और डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड की तरफ 14/3 और ये 9। अब यहां पर ध्यान दो, 5/3 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, और जब ऐसी कंडीशन में कोई मार्क नहीं होता तो हम जानते हैं वहां पर क्या होता है, ऑफ या कह लो मल्टीप्लाई। तो इन दोनों के बीच में जो भी साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और यहां पर साइन है डिवाइड का। तो जब हमें मालूम है कि हम डिवाइड को यहां से हटाएंगे तो इधर साइड जो भी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। मतलब इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारा बन रहा है 27 + 14 41/3। मीन्स कंडीशन ये है कुछ 31/3 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 41/3। यहां से डिवाइड हटा दीजिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज कर देते हैं। 31/3 इंटू 3 इंटू 3/5 इंटू 41। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 31 3 या 93 और 41 5 या 205। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, 3:2। पहली वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की गई। इसमें हमसे कहा गया कि 40% का इंक्रीमेंट किया गया। दूसरी की कीमत में X% की कमी की गई, X% की कमी की गई। यदि दो वस्तुओं की कीमत का नया अनुपात 7/3 है तो X का मान क्या है? ठीक है, 3 में 40% की वृद्धि हुई तो 7 बन गया। अब अगर हम 3 में 40% की वृद्धि करेंगे तो हमें इजीली होती हुई नहीं दिख रही है। बेहतर कंडीशन है इनमें 1 या 2 कोई भी जीरो लगा दो, एक लगा दो। क्या रेशियो पे कोई चेंज आ रहा है? हमें तो नहीं लगता कोई चेंज आ रहा है। दोनों तरफ से जीरो काट दो, फिर भी तो 3 2 का है। आप 300 और 200 कर दो, दोनों तरफ से दोनों जीरो कट जाएंगे, फिर भी 3 2 बच रहा है। 3000 4000 बहुत, 3000 2000 कर दो, 6000 4000 कर दो। मतलब कुछ भी बढ़ा दो रेशियो तो वही रहेगा। तो हम इसको कर देते हैं 30, क्योंकि अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसे? 40% का इंक्रीमेंट करना है तो कर दीजिए इसमें इंक्रीमेंट। तो जब 40% का इंक्रीमेंट कराओगे तो 12 और बढ़ जाएगा, मतलब 42 हो जाएगी ये। और हमें रेशियो के हिसाब से पता चल रहा है कि ये रेशियो के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 7। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल का रिलेशन रखती है। तो अगर 7 की वैल्यू 42 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 6 42 यानी
3 6 18। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो गया पूरा। x% की वैल्यू बताओ, मतलब 20 कुछ कमी के बाद 18 बन गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 10% की कमी हो रही है, क्योंकि 20 का 10% कितना बन जाएगा 2, तो 2 की कमी करो 18, तो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटा का बहुलक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसे? मोड क्या होता है? मोड वो नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। चेक कर लो ऑब्जर्वेशन में कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, वही बहुलक है। तो हमें दिख रहा है कि 2 ही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है 4 बार, और तो कोई इतना दिख नहीं रहा, तो आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया गया, सीधे सीधे कहा गया मनीष ने 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर क्या नुकसान होगा? क्या दिक्कत है? प्रति पुस्तक मतलब एक पुस्तक के बारे में दिया गया है, तो एक पुस्तक पे कैलकुलेट कर लो पहले। 225 माइनस 162। भाई अगर हम यहां पर एक पुस्तक पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये सीधा सीधा देख लेते हैं कि ये हमें मिल रहा है 63। ये हमें पता चल गया कि एक पुस्तक पर जो नुकसान है वो 63 रुपए का है। 7 किताबें बेचने पर कितना नुकसान होगा? एक पर 63 है, तो 7 पर कितना हो जाएगा? 441, 21, 42 और 2 44। सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, 25 ही क्वेश्चन आते थे अभी तक। चूंकि अच्छा है क्या, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर था ये वाला हम लोगों का 2019 का। ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे और साथ साथ अदर प्रैक्टिस सेट जो हम लोग गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये या करंट एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो दोनों तरह के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये आपको पैटर्न से भी अवगत कराएगा और तैयारी में भी बना रहेगा। एक बात यहां समझने वाली ये है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या किया, बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है। क्या कि समय की कमी है, आपका एग्जाम सिर पर है, 45 दिन भी पूरे नहीं बचे हुए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही समझते रहेंगे तो कब एक चैप्टर खत्म ना हो 10 दिन में, तब तक एग्जाम आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सी चीजें यहाँ पर आपको समझ में भी आ गई होंगी कि क्या लॉजिक यूज किया, कोशिश तो यही की उस कॉन्सेप्ट को समझा। इन केस अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास, केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लास, प्रैक्टिस क्लास नहीं, मींस उसमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, केवल कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी मैथ की। आप उस पे एप्लीकेशन पर जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन पर जाकर केवल कॉन्सेप्ट क्लास को परचेज कर लीजिए, और इस टाइम तो शायद वो कुछ डिस्काउंट में भी है अच्छा खासा, कोई बहुत महंगी नहीं है, तो आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लास को भी परचेज कर सकते हो, वो भी केवल मैथ को। क्योंकि है क्या कि जनरली हमने देखा कि हर जगह पर कोर्स चल रहा है पूरा, कि भाई कोर्स भेज दो। अब कोर्स में क्या होता है कि मान लो आपको जीएस पसंद आ रहा था, मैथ पसंद नहीं आ रहा, इंग्लिश पसंद नहीं आ रहा, पर आप मजबूरी में खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको जीएस है। तो कुछ चीजों में सुधार करते हुए हमने भी उसमें परिवर्तन किया। जिन्हें कोर्स लेना है वो कोर्स भी ले सकते हैं, और जिन्हें कोर्स नहीं लेना कि भाई मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ का कॉन्सेप्ट ले लो, जीएस अच्छा लग रहा है जीएस का कॉन्सेप्ट ले लो, इंग्लिश अच्छा लग रहा है इंग्लिश का ले लो, और चाहो तो पूरा कोर्स भी ले लो। तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर कि आपको हमसे अगर खरीदा है तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। मैथ में है क्या कि चाहे आप एसएससी उठा लो, एसएससी का क्या वही सीजीएल जीडी कुछ भी उठा लो, एसएससी में तो कई सारी चीजें हैं, सीजीएल भी एसएससी का पार्ट है, सीएचएसएल भी एसएससी का पार्ट है, एमटीएस भी उसी का पार्ट है, जीडी भी उसी का पार्ट है। तो कई सारे एसएससी एग्जाम कराता है। बैंकिंग उठा लो या रेलवे उठा लो, लेखपाल उठा लो, यूपी पैट, टेट, सीटेट कुछ भी उठा लो, पुलिस, दिल्ली पुलिस। बेसिकली अगर आप कहीं पर भी चेक करेंगे तो मैथ तो हर जगह है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हुआ।
कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। अगर कोई चैप्टर परसेंटेज से है तो सीधी सी बात है, हमें पता है परसेंटेज का मतलब 100 बेस बात की जाएगी तो 100 बेस पर ही की जाएगी, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो और चाहे वो सबसे छोटा यूपी पेट का एग्जाम हो। दोनों में बात अगर क्वेश्चन परसेंटेज का है तो बात 100 पर ही की जाएगी। तो सबसे बेहतर है अगर आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मैथ में एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन, अगर आप इन दो चीजों को अच्छा कर लेते हैं तो आई थिंक आपको मैथ में कोई डिफीट नहीं कर सकता। और बचा हुआ तो आप सब लोग खुद ही समझदार हैं, क्योंकि भाई हम नए हैं, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। अब सर आपसे कुछ बात करेंगे, आइए सर। हेलो, नमस्कार साथियों। तो सर का लेक्चर पूरा हो गया। मैं आपसे बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने जो भी बताना था वो सब कुछ बता दिया। मैं बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि सर्वप्रथम तो आपको इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर देना है, फीडबैक जरूर देना है। अगर सर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसी जोश से ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने में गारंटी देता हूं। आप अगर इस टाइम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सर के साथ इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे, आपकी स्पीड खुद ही इंक्रीज हो जानी है। हाँ, रही बात कॉन्सेप्ट की, तो सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात कही। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो यहाँ पे वो मजबूर है कॉन्सेप्ट नहीं आपको बता सकते, क्योंकि फिर सारा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। 1 महीने में पेपर है, तो आप प्रैक्टिस यहाँ पे करें दोस्तों। और किसी को लगता है मुझे कॉन्सेप्ट समझना है सर, चाहे मुझे एक्सीजीएस देना हो, यूपीएससी, सीसेट, पीसीएस, यूपी टेट, सीटेट कोई भी देना हो, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहता है। भाई सर ने बताया कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। 2 गुणा 2 4 होगा, तो वो बस आना चाहिए आपको कि कैसे 4 होगा, वो रहेगा 4 ही। यही है कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास ही हमने बनाई है दोस्तों। आपको वो कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस में अभी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और इस एग्जाम की वजह से ही ये मात्र 150 रुपए का ये कॉन्सेप्ट वाला क्लास का कोर्स रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ जीडी के एग्जाम तक है, बाद में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये है सिर्फ सर मेरे को मैथ में प्रॉब्लम है, तो मैथ का सिर्फ आप खरीद सकते हैं। वैसा बिल्कुल भी यहाँ केस नहीं मिलेगा जैसा बताया अभी सर ने कि भाई मेरे को ये टीचर अच्छा लगता है, मैंने उसका मैथ का कोर्स खरीद लिया, अब मैं जीके, इंग्लिश, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सबको ढो रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो भी कोर्स मिलेगा दोस्तों, आपको बाईलैंग्वेज का मतलब है कि बाईलैंग्वेज ही मिलेगा, यानी दोनों भाषाओं में ही मिलेगा, एक एक शब्द मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मैंने देखा है बहुत से लोग परेशान रहते हैं, कहते सर हमने बाईलैंग्वेज समझ के कोर्स खरीद लिया और बाद में हमको पता चला कि वहां हिंदी पढ़ाई जा रही है, बाद में हमको पता चला वहां सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हैं। वैसा इधर नहीं मिलेगा। इतना आप मेरे ऊपर यकीन रख सकते हैं, इतना विश्वास रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस लेक्चर का फीडबैक जरूर देना है। आपको लगा हो कि इसमें कुछ चेंज करना है, या सर ने बहुत तेज कराया, सर की मजबूरी है क्योंकि 25 क्वेश्चन एक सेट में है और सर को एक सेट एक बार में ही करवाना है। अगर आप कहेंगे तो सर 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके भी इसको करवा देंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की इतनी जल्दी हो जाए कि आपको ग्रिप बन जाए आपके एग्जाम में कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये इतने टफ नहीं है अगर समझाने का तरीका किसी का बेहतरीन है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आपसे विदा लूंगा और नमस्कार आपको करता हूं और कहता हूं कि इस वीडियो के अंत में आप फीडबैक जरूर देना है आपको, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, खुश रखो और दोस्तों आपके माँ बाप की उम्र लंबी हो। गुरुओं का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो। जीत आपके पास निश्चित रूप से आनी है। शुक्रिया।